आज हम एक ऐसी तकनीक की गहराई में उतर रहे हैं जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है, लेकिन हमारी आधुनिक दुनिया के लिए बेहद ज़रूरी है। एयर कंप्रेसर। ये वो गुमनाम हीरो हैं जो फैक्ट्रियों से लेकर अस्पतालों तक लगभग हर जगह अदृश्य रूप से शक्ति प्रदान करते हैं। हमारे सामने कुछ तकनीकी दस्तावेज और लेख हैं। ये एयर कंप्रेसर की कार्यप्रणाली, इसके पीछे का विज्ञान और सबसे अहम जो हाल की तकनीकी तरक्की हुई है उस पर रोशनी डालते हैं। ये स्रोत हमें सिर्फ ये नहीं बताते कि ये मशीनें कैसे काम करती हैं, बल्कि ये भी कि क्यों ये इतनी महत्वपूर्ण हैं और कैसे ये लगातार बेहतर हो रही हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी इन स्रोतों से मिली जानकारी को सरल और दिलचस्प तरीके से समझना। एयर कंप्रेसर असल में कैसे काम करता है, इसके पीछे का बुनियादी विज्ञान क्या है और सबसे जरूरी, आज के दौर में इस तकनीक का भविष्य क्या है। चलिए इस दिलचस्प विषय की परतें खोलते हैं। क्या कभी सोचा है कि जब मैकेनिक आपकी कार के टायर में हवा भरता है तो वो दबाव कहाँ से आता है? या किसी बड़ी फैक्ट्री में वो जो भारी सामान उठाने वाली रोबोटिक भुजाएं होती हैं, उनको चलाने वाली ताकत का स्रोत क्या है? अक्सर इसका जवाब होता है कंप्रेस्ड एयर, यानी संपीड़ित हवा। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियादी सवाल से, एयर कंप्रेसर आखिर है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी मशीन है जो किसी बाहरी ऊर्जा स्रोत, जैसे मान लीजिए बिजली की मोटर या डीजल इंजन से ऊर्जा लेती है और उस ऊर्जा को हवा में दबाव के रूप में संग्रहित करती है। ये संग्रहित ऊर्जा असल में पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा है। जब इस दबी हुई हवा को छोड़ा जाता है तो ये ऊर्जा काम करने के लिए उपलब्ध हो जाती है। इसे आप एक बहुत शक्तिशाली, बिना थके लगातार काम करने वाली यांत्रिक धौंकने की तरह समझ सकती हैं। मतलब ये हवा को लेता है, उसे एक तरह से निचोड़ता है और फिर उस निचोड़ी हुई हवा में एक शक्ति जमा कर देता है। बिल्कुल। इसका मूल सिद्धांत भौतिकी का एक सरल नियम है, आयतन यानी वॉल्यूम कम करना। कंप्रेसर बाहरी हवा को एक बंद चैम्बर में खींचता है, फिर मशीन किसी न किसी यांत्रिक तरीके से उस चैम्बर के आयतन को जबरदस्ती घटा देती है। जब हवा को कम जगह में रहने पर मजबूर किया जाता है तो उसके अणु मॉलिक्यूल्स ज्यादा पास आ जाते हैं और ज्यादा तेजी से टकराने लगते हैं, जिससे उसका दबाव, प्रेशर बढ़ जाता है। पहला है पिस्टन कंप्रेसर। हाँ, पिस्टन या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर सबसे आम प्रकारों में से एक है। खासकर छोटी वर्कशॉप्स या गैराज जैसी जगहों पर आपने देखे होंगे। इनकी कार्यप्रणाली काफी हद तक कार के इंजन के पिस्टन जैसी होती है, लेकिन यहाँ ईंधन जलने कंबशन के बजाय हवा को दबाया जाता है। एक या ज्यादा पिस्टन एक सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे चलते हैं। जब पिस्टन नीचे जाता है तो इनलेट वाल्व खुलता है और हवा सिलेंडर में भर जाती है। जब पिस्टन ऊपर आता है तो इनलेट वाल्व बंद हो जाता है और हवा दबती है। फिर जब पर्याप्त दबाव बन जाता है तो आउटलेट वाल्व खुलता है और दबी हुई हवा एक स्टोरेज टैंक में भेज दी जाती है। अच्छा, ये स्टोरेज टैंक क्यों जरूरी है? सीधा इस्तेमाल क्यों नहीं करते? देखिए, स्टोरेज टैंक कई काम करता है। एक तो ये सुनिश्चित करता है कि जरूरत पड़ने पर कंप्रेस्ड एयर तुरंत उपलब्ध हो, भले ही कंप्रेसर उस समय चल ना रहा हो। दूसरा, ये दबाव में होने वाले उतार चढ़ाव को कम करता है, मतलब पल्सेशन को स्मूथ करता है, जिससे उपकरणों को एक स्थिर दबाव मिलता है। और तीसरा, ये कंप्रेसर को लगातार चलने बंद होने से बचाता है। इससे उसकी उम्र बढ़ती है और ऊर्जा भी बचती है। पिस्टन कंप्रेसर अक्सर रुक रुक कर चलने वाले कामों के लिए, मतलब इंटरमिटेंट ड्यूटी के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इनका शुरुआती खर्च शायद कम हो, लेकिन ये लगातार चलने पर उतने कुशल नहीं होते जितने रोटरी स्क्रू। तो फिर आते हैं दूसरे मुख्य प्रकार पर, रोटरी स्क्रू कंप्रेसर। ये कहाँ ज्यादा इस्तेमाल होते हैं? रोटरी स्क्रू कंप्रेसर बड़े पैमाने पर औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए आदर्श माने जाते हैं, जहां लगातार, मतलब कंटिन्यूअस ड्यूटी और ज्यादा मात्रा में कंप्रेस्ड एयर की जरूरत होती है। सोचिए, बड़ी फैक्ट्रियां, उत्पादन लाइनें वगैरह। इनमें पिस्टन के बजाय दो आपस में फंसे हुए पेचदार रोटर्स होते हैं, इंटरमेशिंग हेलिकल रोटर्स होते हैं। एक नर और एक मादा रोटर होता है। ये केसिंग के अंदर घूमते हैं। अच्छा, ये घूमते हुए पेच हवा को कैसे दबाते हैं? प्रक्रिया क्या है? जब ये रोटर घूमते हैं तो हवा इनलेट पोर्ट से इनके बीच की जो खाली जगह होती है, फ्लूट्स कहते हैं, उसमें फंस जाती है। जैसे जैसे रोटर घूमते जाते हैं, इन जगहों का आयतन लगातार कम होता जाता है, जिससे हवा दबती जाती है। अंत में दबी हुई हवा आउटलेट पोर्ट से निकल जाती है।
ये डिजाइन लगातार हवा दे सकता है, पिस्टन की तुलना में ज्यादा शांत चलता है और अक्सर ज्यादा ऊर्जा कुशल होता है, खासकर जब लगातार लोड पर चलाया जाए। इनका जीवन काल भी लंबा होता है, लेकिन हाँ, शुरुआती लागत पिस्टन कंप्रेसर से ज्यादा हो सकती है। ये दिलचस्प है कि कैसे अलग-अलग जरूरतें अलग-अलग डिजाइन को जन्म देती हैं। अब थोड़ा विज्ञान की गहराई में उतरते हैं। आपने कहा आयतन कम करने से दबाव बढ़ता है। क्या ये इतना सीधा है? क्योंकि स्रोतों में ऊष्माप्रवैगिकी थर्मोडायनामिक्स का जिक्र है। हाँ, ये सिर्फ हवा को निचोड़ देने से कहीं ज्यादा जटिल है। यहाँ गैस के नियम लागू होते हैं, खासकर आदर्श गैस नियम आइडियल गैस लॉ और संयुक्त गैस नियम कंबाइंड गैस लॉ। संयुक्त गैस नियम हमें बताता है कि गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दबाव P, आयतन V और तापमान T का संबंध स्थिर रहता है। P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 T2। यहाँ 1 प्रारंभिक अवस्था है और 2 अंतिम अवस्था। इसका मतलब है कि जब हम आयतन V घटाते हैं तो दबाव P बढ़ता है, जैसा हमने कहा। लेकिन इस समीकरण में तापमान T भी है। नुक्ता है जहां इंजीनियरिंग की असली चुनौती शुरू होती है। जब आप हवा को तेजी से दबाते हैं, जैसा कि कंप्रेसर में होता है, तो सिर्फ दबाव ही नहीं बढ़ता, तापमान भी नाटकीय रूप से बढ़ जाता है। अणु पास आने और ज्यादा टकराने से गर्मी पैदा होती है। इस प्रक्रिया को, जहां गर्मी का सिस्टम से बाहर निकलने का समय नहीं मिलता, उसे एडियाबैटिक कंप्रेशन कहते हैं। और ये बढ़ा हुआ तापमान एक समस्या है ना? स्रोतों में आइसोथर्मल कंप्रेशन का जिक्र है, जहां तापमान स्थिर रहता है, जिसे आदर्श माना जाता है। हाँ, आदर्श रूप से हम आइसोथर्मल कंप्रेशन चाहेंगे, क्योंकि तब कंप्रेशन में लगाई गई सारी ऊर्जा सिर्फ दबाव बढ़ाने में खर्च होती। लेकिन एडियाबैटिक प्रक्रिया में ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हवा को गर्म करने में एक तरह से बर्बाद हो जाता है। गर्म हवा फैलने की कोशिश करती है, जिससे उसे और दबाने के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है। यानी एडियाबैटिक कंप्रेशन आइसोथर्मल कंप्रेशन से कम कुशल, लेस एफिशिएंट होता है। तापमान का बढ़ना असल में कंप्रेशर की दक्षता को कम करता है। तो इंजीनियर इस गर्मी की समस्या से कैसे निपटते हैं? क्या तरीके हैं? यहीं पर कूलिंग का महत्व सामने आता है। इस अक्षमता से निपटने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। छोटे कंप्रेसर में अक्सर कूलिंग फिन्स होते हैं, जो हवा से गर्मी निकालने में मदद करते हैं। बड़े औद्योगिक कंप्रेसर ज्यादा परिष्कृत तरीके इस्तेमाल करते हैं। एक आम तरीका है मल्टी स्टेज कंप्रेशन, मतलब हवा को एक ही बार में अंतिम दबाव तक पहुंचाने के बजाय उसे कई चरणों में, स्टेप्स में दबाया जाता है। और हर चरण के बीच में क्या होता है? हर चरण के बाद गर्म दबी हुई हवा को एक इंटरकूलर से गुजारा जाता है। इंटरकूलर एक तरह का हीट एक्सचेंजर होता है, जो हवा को ठंडा कर देता है अगले चरण में जाने से पहले। अच्छा। हाँ, ठंडा करने से हवा का घनत्व बढ़ता है और उसका आयतन कम होता है, जिससे अगले चरण में उसे दबाने के लिए कम ऊर्जा लगती है। इस तरह मल्टी स्टेज कंप्रेशन और इंटरकूलिंग का इस्तेमाल करके इंजीनियर वास्तविक प्रक्रिया को सैद्धांतिक आइसोथर्मल कंप्रेशन के ज्यादा करीब ले जा पाते हैं, जिससे ऊर्जा दक्षता काफी बढ़ जाती है। ये ऊष्मप्रवैगिकी के नियमों और व्यवहारिक इंजीनियरिंग समाधानों के बीच एक निरंतर चलने वाली, कह सकते हैं, जंग है, जहां लक्ष्य है कम से कम ऊर्जा खर्च करके ज्यादा से ज्यादा उपयोगी काम लेना। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे भौतिकी के सिद्धांतों को व्यवहारिक इंजीनियरिंग में डाला जाता है, और ये विकास रुका नहीं है। स्रोत बताते हैं कि आधुनिक कंप्रेसर और भी स्मार्ट और कुशल हो रहे हैं। वेरिएबल स्पीड ड्राइव VSD तकनीक का काफी जिक्र है। ये क्या चीज है? हाँ, VSD पिछले कुछ दशकों में एयर कंप्रेशन तकनीक में हुए सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक है। देखिए, पारंपरिक फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर या तो पूरी क्षमता पर चलते हैं, लोड, या फिर चलते तो हैं पर हवा नहीं दबाते, अनलोड, या पूरी तरह बंद हो जाते हैं। समस्या ये है कि ज्यादातर जगहों पर कंप्रेस्ड एयर की मांग लगातार बदलती रहती है, एक जैसी नहीं रहती। फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर इस बदलती मांग के अनुसार खुद को ढाल नहीं पाते हैं। खासकर अनलोड मोड में चलते समय वे काफी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। तो VSD यहाँ क्या अलग करता है? ये कैसे बेहतर है? VSD कंप्रेसर में एक इंटेलिजेंट कंट्रोलर और एक इन्वर्टर होता है, जो मोटर की गति, मतलब RPM, को वास्तविक समय में हवा की मांग के अनुसार बदल सकता है।
सिस्टम में लगे प्रेशर सेंसर कंट्रोलर को बताते हैं कि दबाव कितना है। अगर दबाव निर्धारित स्तर से नीचे जाने लगता है, यानी मांग बढ़ रही है, तो कंट्रोलर मोटर की गति बढ़ा देता है। अच्छा, और अगर दबाव बढ़ने लगता है, मतलब मांग कम हो रही है, तो गति कम कर देता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कार के एक्सीलरेटर से आप इंजन की गति बदलते हैं जरूरत के हिसाब से। और इसका सीधा असर ऊर्जा की खपत पर पड़ता होगा, बचत होती होगी। बिल्कुल, क्योंकि कंप्रेसर ठीक उतनी ही ऊर्जा इस्तेमाल करता है जितनी उस समय जरूरत होती है। ऊर्जा की बर्बादी बहुत कम हो जाती है। स्रोत बताते हैं कि VSD तकनीक से पारंपरिक फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर की तुलना में 30 से 50% तक ऊर्जा बचाई जा सकती है। 50% तक, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, कुछ मामलों में इससे भी ज्यादा। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी औद्योगिक कंप्रेसर के जीवन काल की कुल लागत, जिसे लाइफ साइकिल कॉस्ट कहते हैं, उसमें 70% से भी ज्यादा हिस्सा उसकी बिजली की खपत का होता है। तो VSD न केवल ऑपरेटिंग खर्च कम करता है, बल्कि कार्बन उत्सर्जन घटाकर पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर है। यह दिखाता है कि कैसी इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम ने एक पुरानी मैकेनिकल तकनीक में क्रांति ला दी है। तो ऊर्जा दक्षता एक बड़ा पहलू है, बिल्कुल। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जो स्रोतों में उभारा गया है वो है हवा की शुद्धता, खासकर ऑयल फ्री कंप्रेसर के संदर्भ में। ये क्यों जरूरी है? हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण प्रगति है। कई उद्योगों में, जैसे खाद्य और पेय पदार्थ बनाना, दवा निर्माण यानी फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन या मेडिकल एप्लीकेशन में, कंप्रेस्ड एयर उत्पादक के सीधे संपर्क में आ सकती है। ऐसे में अगर हवा में तेल के सूक्ष्म कण भी मौजूद हों तो ये उत्पाद को दूषित कर सकते हैं, उसकी गुणवत्ता खराब कर सकते हैं या मरीजों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। पारंपरिक ऑयल लुब्रिकेटेड कंप्रेसर में कंप्रेशन चेंबर में पुर्जों को लुब्रिकेट करने के लिए तेल का इस्तेमाल होता है, और इस तेल की कुछ मात्रा चाहे कितनी भी कम हो हवा में मिल सकती है। तो ऑयल फ्री कंप्रेसर इस समस्या का समाधान कैसे करते हैं? क्या उनमें तेल होता ही नहीं? देखिए, ऑयल फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंप्रेसर में कहीं भी तेल नहीं होता, जैसे गियर बॉक्स वगैरह में हो सकता है, बल्कि इसका मतलब ये है कि कंप्रेशन चेंबर में तेल का इस्तेमाल नहीं होता और निकलने वाली हवा में तेल का अंश शून्य होता है। ISO मानकों के अनुसार क्लास 0 एयर क्वालिटी। अच्छा, क्लास 0। हाँ, इसे हासिल करने के लिए कई तकनीकें हैं। कुछ डिजाइन पानी को लुब्रिकेंट और कूलेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे वाटर इंजेक्टेड स्क्रू कंप्रेसर्स। अन्य डिजाइन में विशेष सेल्फ लुब्रिकेटिंग मटेरियल जैसे PTFE या ग्रेफाइट कंपाउंड से बने सील और पुर्जे इस्तेमाल होते हैं, या फिर पुर्जों के बीच बिना संपर्क वाला डिजाइन होता है, जैसे कुछ स्क्रॉल या सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में, जिससे लुब्रिकेशन की जरूरत ही ना पड़े। ये तकनीकें सुनिश्चित करती हैं कि हवा 100% शुद्ध हो और तेल मुक्त हो। हालांकि ये जरूर है कि ऑयल फ्री कंप्रेसर अक्सर ज्यादा महंगे होते हैं और उनकी मेंटेनेंस भी थोड़ी अलग तरह की हो सकती है। समझ गया। तो दक्षता बढ़ गई, हवा साफ हो गई, और अब स्रोत बताते हैं कि कंप्रेसर्स स्मार्ट भी हो रहे हैं। इसमें IoT और AI का क्या रोल है? ये कैसे काम करता है? हाँ, ये औद्योगिक उपकरणों के रखरखाव और संचालन में एक बड़ा बदलाव ला रहा है। स्मार्ट कंप्रेसर में कई तरह के सेंसर लगे होते हैं जो लगातार महत्वपूर्ण पैरामीटर मापते रहते हैं, जैसे दबाव, तापमान, मोटर करंट, तेल का स्तर, हवा की गुणवत्ता और सबसे महत्वपूर्ण कंपन, मतलब वाइब्रेशन। कंपन क्यों महत्वपूर्ण है? उससे क्या पता चलता है? कंपन विश्लेषण, वाइब्रेशन एनालिसिस, मशीन के अंदरूनी स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। उदाहरण के लिए, बेयरिंग खराब होने से पहले या रोटर में असंतुलन आने पर कंपन के पैटर्न में सूक्ष्म बदलाव आते हैं। IoT कनेक्टिविटी के जरिए ये सारा डेटा क्लाउड पर भेजा जाता है। वहाँ AI और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स इस डेटा का विश्लेषण करते हैं, पैटर्न ढूंढते हैं और असामान्यताओं का पता लगाते हैं। इसका फायदा क्या है? क्या ये सिर्फ फैंसी टेक्नोलॉजी है या इसका कोई वास्तविक लाभ है? अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा पुर्जा कब खराब हो सकता है, यानी खराबी आने से पहले भविष्यवाणी करना। इसे प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस मतलब पहले से पता चल जाता है? हाँ, पारंपरिक तरीका था रिएक्टिव मेंटेनेंस, मतलब जब खराब हो जाए तब ठीक करो, या फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यानी एक निश्चित अंतराल पर पुर्जे बदल दो, भले ही वे ठीक हों। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस से आप ठीक समय पर योजना बनाकर रखरखाव कर सकते हैं।
इससे अचानक होने वाले ब्रेकडाउन रुकते हैं, जिससे उत्पादन का नुकसान नहीं होता है। साथ ही आप पुर्जों को तभी बदलते हैं जब वाकई जरूरत हो, जिससे मेंटेनेंस की लागत कम होती है। ये पूरी प्रक्रिया को ज्यादा कुशल, भरोसेमंद और लागत प्रभावी बनाता है। ये दिखाता है कि कैसे डेटा आज के युग में औद्योगिक प्रक्रियाओं का एक अभिन्न अंग बन गया है। ये तो हुई तकनीक की बात। अब जरा उन अनगिनत तरीकों पर नजर डालते हैं जहां ये कंप्रेस्ड एयर इस्तेमाल होती है। स्रोत कई उदाहरण देते हैं, कुछ तो हमने सोचे भी नहीं होंगे। हाँ, वास्तव में कंप्रेस्ड एयर को अक्सर चौथी औद्योगिक उपयोगिता, फोर्थ यूटिलिटी कहा जाता है, बिजली, पानी और प्राकृतिक गैस के बाद। इसका उपयोग इतना व्यापक है कि हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। ऑटोमोटिव उद्योग को ही लें, टायर भरने से लेकर। हाँ, वो तो सबसे आम है। बिल्कुल, कारों पर पेंट स्प्रे करने वाली गनों को चलाने, असेंबली लाइन पर एयर पावर्ड रिंच, जिन्हें इम्पैक्ट रेंचेस कहते हैं, उनसे नट बोल्ट कसने और रोबोटिक वेल्डिंग आर्म्स को नियंत्रित करने तक हर जगह कंप्रेस्ड एयर है। और विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग में वहां इसका क्या रोल है? विनिर्माण में तो ये और भी जरूरी है। इसका इस्तेमाल मशीनों को चलाने में होता है, जैसे न्यूमैटिक प्रेस, उत्पादों को उठाने और रखने के लिए वैक्यूम कप या एयर पावर्ड क्लैंप ऑपरेट करने में, कन्वेयर बेल्ट चलाने, सतहों को साफ करने के लिए एयर ब्लोइंग में और अनगिनत ऑटोमेशन प्रक्रियाओं में, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में धागों को बुनने वाली एयरजेट लूम मशीनें या पैकेजिंग इंडस्ट्री में डब्बों को सील करने वाली मशीनें। ये सब कंप्रेस्ड एयर पर निर्भर करती हैं। स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ केयर का जिक्र भी महत्वपूर्ण है, खासकर जब ऑयल फ्री एयर की बात की हमने। हाँ, अस्पतालों और क्लिनिकों में कंप्रेस्ड एयर जीवन रक्षक हो सकती है। इसका इस्तेमाल मरीजों के लिए वेंटिलेटर चलाने में होता है, सर्जरी के दौरान इस्तेमाल होने वाले सटीक और नाजुक एयर पावर्ड सर्जिकल उपकरण जैसे ड्रिल और आरी, उनको शक्ति देने में, और दंत चिकित्सा यानी डेंटिस्ट्री में ड्रिल, सक्शन उपकरण और हवा पानी के स्प्रे चलाने के लिए। यहाँ हवा का बिल्कुल शुद्ध, सूखा और तेल मुक्त होना अनिवार्य है, जैसा हमने डिस्कस किया। निर्माण, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में भी इसका भारी उपयोग होता है। बिल्कुल, निर्माण स्थलों पर आपने अक्सर जैक हैमर की तेज आवाज सुनी होगी, जो कंक्रीट तोड़ने के काम आता है। हाँ, वो आवाज तो बहुत तेज होती है। हाँ, उसे कंप्रेस्ड एयर ही चलाती है। इसके अलावा रॉक ड्रिल, नेल गन, सैंड ब्लास्टर और कंक्रीट वाइब्रेटर जैसे कई भारी भरकम उपकरण कंप्रेस्ड एयर से चलते हैं, क्योंकि यह बिजली या बैटरी की तुलना में ज्यादा मजबूत और टिकाऊ शक्ति स्रोत प्रदान करती है, खासकर धूल भरे और कठिन माहौल में। तो चाहे वो डेंटल क्लिनिक में एक छोटा शांत स्क्रॉल कंप्रेसर हो, गैराज में एक पिस्टन कंप्रेसर, या किसी विशाल फैक्ट्री में लगातार चलने वाला एक बड़ा रोटरी स्क्रू सिस्टम हो, एयर कंप्रेसर हर जगह मौजूद हैं। हमारी अर्थव्यवस्था और आधुनिक जीवन को चुपचाप शक्ति दे रहे हैं। सही कहा आपने। ये व्यावहारिक विज्ञान और इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। गैस के मूलभूत नियमों और ऊष्मप्रवैगिकी की चुनौतियों को समझकर इंजीनियरों ने ऐसी मशीनें बनाई हैं जो उद्योगों, सेवाओं और यहाँ तक कि हमारे घरों में भी आवश्यक शक्ति प्रदान करती हैं। तो इन सब का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये अदृश्य शक्ति कंप्रेस्ड एयर हमारे आधुनिक जीवन के लगभग हर पहलू को संभव बनाने में एक महत्वपूर्ण, यद्यपि अक्सर अनदेखी भूमिका निभाती है। तो ये थी एयर कंप्रेसर की तकनीक, विज्ञान और अनुप्रयोगों पर हमारी आज की विस्तृत चर्चा। हमने देखा कि कैसे हवा को दबाने के एक सरल सिद्धांत से शुरुआत करके आज हम स्मार्ट, सेंसर युक्त अत्यधिक कुशल प्रणालियों तक पहुंच गए हैं। ये तकनीक लगातार विकसित हो रही है, ऊर्जा बचाने और पर्यावरण पर प्रभाव कम करने पर जोर दे रही है। और ये हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, खासकर जब दुनिया भर में स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी और ऊर्जा संरक्षण पर इतना जोर है। एयर कंप्रेशन तकनीक में आगे और क्या नवाचार देखने को मिल सकते हैं? क्या हम और भी ज्यादा कुशल मोटर और ड्राइव सिस्टम देखेंगे? क्या कूलिंग तकनीकें इतनी उन्नत हो जाएंगी कि वे एडियाबैटिक कंप्रेशन से उत्पन्न गर्मी को लगभग पूरी तरह से रिकवर या उपयोग कर सकें? या शायद कंप्रेशन के पूरी तरह से नए, क्रांतिकारी तरीके सामने आएंगे जो मौजूदा सीमाओं को ही तोड़ दें? ये एक दिलचस्प सवाल है, एक विचार है जिस पर हमारे श्रोता आगे सोच सकते हैं। अगली बार जब आप किसी फैक्ट्री, वर्कशॉप, निर्माण स्थल या यहाँ तक कि डेंटिस्ट की क्लिनिक के पास से गुजरें और आपको वो जानी पहचानी हमिंग या थपथपाने की आवाज़ सुनाई दे, तो शायद आप उसे एक अलग नज़रिए से देखेंगे।
अब आप जानते हैं कि ये सिर्फ शोर नहीं, ये आधुनिक दुनिया को चलाने वाली शक्ति और प्रगति की आवाज है।